नमस्कार दोस्तों, मैं ट्विंकल सर आज से आपके लिए लाया हूँ मनोविज्ञान के क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने आज 5 क्वेश्चन को चुने हैं जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हम लोग समझते हैं इसके और इसकी परिभाषा को जानते हैं और ये भी देखेंगे कि इसके जवाब कैसे दें हम अपने एग्जाम में, किस तरीके से लिखें कि अच्छे से अच्छे नंबर आने की संभावना बनी रहे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? तो सबसे पहले कहेंगे कि बुद्धि वह शक्ति है ना। देखिए आपके अंदर बुद्धि क्या है, तो आप बुद्धि के माध्यम से आप किसी चीज को जल्दी सीख लेते हैं, अपने आसपास के माहौल को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो हम इसके जवाब की ओर जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्याओं को समझने में, उसके समाधान करने में तथा अपने उद्देश्यों को बनाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। हमें उस काबिल बनाती है कि हम किसी भी परिस्थिति के साथ लड़ सके, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और हम अपने आने वाले समय के लिए हम अपने कह सकते हैं जीवन को सुधार सके। तो इसको बताने का काम कौन करता है, तो बुद्धि करता है। तो हम कहेंगे कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा अपने उद्देश्यों को बनाने के लिए हमें उसके सक्षम बनाने का कार्य करती है। तो समझे। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्या है कि बुद्धि की परिभाषाओं को लिखें। अर्थात कि इसमें क्या होगा कि आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, अगर लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कहेंगे कि बुद्धि की कुछ परिभाषाओं को लिखें। और नहीं, अगर ऐसा नहीं पूछता है तो आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ परिभाषाएं लिख दी जाती हैं और उसको आपको कह दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसने इस परिभाषाओं को दिया था, इस परिभाषा को किसने दिया था। तो हम आपके सामने वह चार बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं लाए हैं जो कि किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो हम आपके सामने 4 परिभाषाएं हैं जिसमें पहली परिभाषा थी वुडवर्थ के अनुसार। क्या थी? वुडवर्थ के अनुसार। देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए सबने अलग अलग परिभाषाएं दी। सबके जो विचार थे, बुद्धि के संदर्भ में जो विचार थे उनके, वह अलग अलग थे। ठीक है, तो अलग अलग विचारों का कारण उनकी जो परिभाषाएं भी वह अलग अलग हुई, लेकिन सबके कहने का अर्थ कह सकते हैं कि संभवतः एक ही था कि बुद्धि था क्या। तो हम लोग उस परिभाषाओं को बारी बारी से देखते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जिसे वुडवर्थ के अनुसार कहना था कि बुद्धि जो है ना वो कार्य करने की एक विधि है। मतलब क्या कि इनका कहना था कि जो अगर बुद्धि मतलब आप जिस विधि से किसी कार्य को करते हैं तो प्रत्येक कार्य को करने की अलग अलग विधि होती है। जैसे हमारे खाने की विधि अलग होती है, नहाने की विधि अलग होती है। तो इस विधि को अलग अलग तरीके से बांटने का काम कौन करता है? बुद्धि करता है। और एक अलग अलग प्रत्येक कार्य का करने का तरीका तो अलग अलग है ना। तो अलग अलग कौन कहेगा? देखिए एक अगर मंद बुद्धि बालक होता है, एक मंद बुद्धि बालक होगा तो क्या वह अपने बुद्धि के अनुसार क्या अलग अलग कार्य को बांट पाएगा? देखिए एक पागल की बात करते हैं, तो अगर पागल के पास अगर बुद्धि होती तो वह समझ जाता कि किस काम को किस विधि से करना है। अगर उस तरह से वह कर देता तो उसके पास बुद्धि होती, वह पागल नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ है कि जिसके पास बुद्धि है तो वह उस विधि को किसी कार्य को जिस विधि के अनुसार किया जा सकता है उस विधि के अनुसार ही वह करता है। तो वुडवर्थ ने यही कहा कि बुद्धि जो है वह कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा को देखते हैं। तो बकिंघम के अनुसार क्या था? तो बकिंघम के अनुसार कहना था कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब कि हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, हम पढ़ते हैं तो वहां से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अगर हम सीख रहे हैं तो ही क्या हुआ, बुद्धि है। आपके अंदर सीखने की जो अगर क्षमता है तो वह क्षमता आपकी क्या कहलाएगी, वह क्षमता आपकी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं होंगे तो आप क्या किसी चीज को सीखिएगा नहीं, और सीखिएगा नहीं तो आप उसमें ढलिएगा नहीं, है ना। तो उस तरीके से लोग इनका कहना था, बकिंघम का कहना था कि सीखने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, आगे हम देख ले, हमने मनोवैज्ञानिक को चुना गाल्टन, है ना। गाल्टन के अनुसार कहना था कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? पहचानने और सीखने की शक्ति है। अब देखिए भेद करना, किसी चीज को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना, है ना। जैसे हम अपने माता पिता को पहचानते हैं तो माता पिता के साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं तो बुद्धि के अनुसार करते हैं। उसके बाद वो अपने कोई भी रिलेशन के अनुसार जिस तरह से हम पहचान लेते हैं कि हमारे ये रिश्तेदार है तो उसके अनुसार उसका व्यवहार करते हैं, अर्थात हम परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो इनका कहना था कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। तो हम जब सीख लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने परिवेश में जाकर आसानी से किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आगे
देखिए कि टर्मन के अनुसार, देखिए बहुत फेमस है, ये है लाइन रहता है टर्मन, हमारे बहुत सारे मत कर सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाने गए। तो इनका कहना था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। मतलब क्या कि वैसे चिंतन, वैसी सोच जो हमने जो वैसे कह सकते हैं, हमारे वैसे विचार जो पहले हमने कभी किया था, है ना, तो उस घटनाओं को याद करके हमने क्या किया, आगे कार्य करना सीखा। मतलब क्या, कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि का उपयोग किए। तो ऐसी योग्यता आपके अंदर है, तो वह योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। क्या है, बुद्धि है। तो क्या कहना था, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। किसने कहा था, तो टर्मन ने कहा था। अगर इस पर ऑब्जेक्टिव कहेगा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा था, टर्मन ने कहा, बकिंघम ने कहा, गाल्टन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा। तो किसने कहा था, बकिंघम ने कहा कि सीखने की शक्ति क्या है, बुद्धि है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कहता है कि बुद्धि के प्रकारों का वर्णन करें। किस चीज का, बुद्धि के प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत बुद्धि के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। एक रहा प्रत्यक्ष बुद्धि, एक क्या हुआ, प्रत्यक्ष बुद्धि, ठीक है, प्रत्यक्ष बुद्धि, ठीक है। दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, ठीक है। और तीसरा हुआ सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धि होती क्या है ना, क्या है, प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये बुद्धि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकती है। क्या क्या होती है, सामाजिक बुद्धि में हम सामान्य बुद्धि को भी कह सकते हैं। इसके सामाजिक बुद्धि को हम यहाँ इसको सामान्य बुद्धि भी कह सकते हैं, सामान्य बुद्धि, ठीक है। इसमें सामान्य बुद्धि भी इसको कह सकते हैं, या सामाजिक बुद्धि की जो हम समाज में रहकर सीखते हैं, है ना, सामाजिक कार्यों को सीखते हैं, तो ये सब सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। चलिए तो देखते हैं प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है। तो कहेंगे कि वैसी बुद्धि जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख कर ग्रहण करते हैं, वैसी बुद्धि, वैसी हमारे अंदर जो बुद्धि जो प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख कर हम प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि कहलाती है। इसके अंतर्गत हम जो पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी प्रतीकों को देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इस ज्ञान को हम इस बुद्धि को कहाँ रखते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। मतलब क्या कि प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है, तो कहेंगे कि प्रत्यक्ष बुद्धि के अंतर्गत हम पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, संकेतों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, वो सारा ज्ञान कहाँ से आएंगे, प्रत्यक्ष बुद्धि से आते हैं। कहाँ से आते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि से आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष बुद्धि। तो मतलब क्या कि अप्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है कि हम किसी पदार्थ को समझते हैं, और समझने की, देखिए किसी पदार्थ, जैसे पेन है, मतलब ये मार्कर है, तो मार्कर को देखें और उसके बाद उसके बारे में समझने की कोशिश की। तो ये समझने की शक्ति अगर आपके अंदर है, किसी चीज को बनाने की शक्ति है ना, जैसे कि ये बोतल है, तो बोतल की बनाने की शक्ति है, तो इसको क्या कहेंगे, रचनात्मक शक्ति है। तो इस रचनात्मक शक्ति को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये सब किसमें आएंगे, अप्रत्यक्ष बुद्धि। किसमें आएंगे, अप्रत्यक्ष। मतलब क्या कि अप्रत्यक्ष बुद्धि वैसी बुद्धि होती है जो पदार्थों को समझने की शक्ति देती है एवं विभिन्न प्रकार के रचनात्मक शक्तियों को हमें हमारे अंदर प्रदान करने का काम करती है। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि, या तो समान बुद्धि। इसमें देखिए सामाजिक बुद्धि या तो समान बुद्धि, तो कहेंगे कि सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों को करने की जो शक्ति होती है, अर्थात सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों को भली भांति समझने की जो शक्ति हमारे अंदर आती है, तो वह आती है सामाजिक बुद्धि या तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। कहेंगे क्या, फिर से चलते हैं कि सामाजिक, है ना, सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों को भली भांति समझने की शक्ति जो हमारे अंदर आती है, उसी को सामान्य बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें, ठीक है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अर्थात कि हमें बुद्धि का परीक्षण करना था, बुद्धि को जांचने की उपयोगिता हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम कहाँ कहाँ बुद्धि को बांटते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक कह सकते हैं कि बुद्धि की उपयोगिता को जांचने के लिए इसमें बुद्धि की परीक्षण क्यों हुई, तो हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं,
बुद्धि को आंकने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो हम जांचने की कोशिश करते हैं कि किस बालक में कितनी बुद्धि है, किस बालक में कितनी बुद्धि है, और उस बुद्धि के अनुसार उसे शिक्षा दिया जाए। बुद्धि के अनुसार उसे क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए, कि ताकि उसके बुद्धि के अनुसार जब उसको शिक्षा देंगे तो वह उचित ढंग से उसे वह ग्रहण कर सकेगा। तो हम उसको शैक्षणिक निर्देशन के अंतर्गत क्या करते हैं कि उसको श्रेणी क्रम में बांट देते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस टाइप से हम उसको बांट देते हैं कि हाँ ये इस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो पहला इसका उपयोग करते हैं किस लिए? तो श्रेणी क्रम के लिए। किस लिए करते हैं? तो श्रेणीकरण के लिए। ठीक है, समझे? श्रेणीकरण के लिए क्या करते हैं कि हम ये क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट या विद्यार्थी का, या किसी कंपनी में जाते हैं तो कर्मचारी अगर है तो उसके काम करने के शक्ति के अनुसार हम उसको क्या कर देते हैं, श्रेणीकरण के लिए, अर्थात कि श्रेणी क्रम में उसको क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए, अर्थात श्रेणी क्रम से बांट देते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी, सी, इस टाइप से बांट कर हम क्या करते हैं, उसकी बुद्धि के अनुसार हम उसको शिक्षा प्रदान कर सके। इसीलिए बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं, बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हम बुद्धि को जांच कर उस व्यक्ति को श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, दूसरा करते हैं शैक्षणिक निर्देशन के लिए। किसके लिए? तो शैक्षणिक निर्देशन के लिए। ठीक है, देखिए दूसरा है शैक्षिक निर्देशन के लिए। तो हम जस्ट अभी कहे हैं कि बुद्धि के अनुसार हम क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम कर देते हैं, कि ताकि हम शैक्षिक निर्देशन उसे सही ढंग से प्रदान कर सकें, कि ताकि उसके बुद्धि के अनुरूप हम क्या करें, उसको उचित ढंग से उसके बुद्धि के अनुरूप हम शिक्षा प्रदान कर सके, कि ताकि वह उसे अच्छी तरीके से, जब हम उसे सिखाना चाहते हैं वह उसे अच्छी तरीके से जान सके। और इसके लिए भी ये होता है कि वह हम अगर उसके बुद्धि को जांचते हैं तो वह बालक आगे क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, आगे क्या किस क्षेत्र में जाना चाहता है, जब तक हम उसके बुद्धि को नहीं जानेंगे, जब तक उसके बुद्धि को आंकने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसे जान नहीं पाएंगे कि उस बालक का आगे रुचि क्या है, और हम उसके अनुसार शैक्षणिक निर्देशन नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि ताकि हम उसे उचित ढंग से शैक्षणिक निर्देशन दे सकें। देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताएं। शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताएं। तो सबसे पहले कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है क्या है, तो कहेंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिसमें हम शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम कहाँ कर सकते हैं, तो समूहों में, मतलब समूहों में कर सकते हैं, एक व्यक्ति के माध्यम से, अर्थात आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शब्दों के माध्यम से भी बुद्धि के परीक्षण कर सकते हैं। तो समझे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता क्या है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो कि शब्दों के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाता है, और उसके बाद उनके जवाबों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि वह व्यक्ति किस तरह के जवाब देने के लायक है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो कि किसी शब्द के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से पूछे जाते हैं। देखिए, उसके बाद है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब क्या होता है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो किसी भी शब्दों के बजाय संकेतों से, इशारों में, है ना, अन्य विधियों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस परीक्षण में शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम दोनों की परिभाषा अगर हम लिख देते हैं तो हम इसके अंतर को पूर्ण रूप से बताने के सक्षम होंगे।